आज का जो विषय है, आप सारे लोग चैंपियन फार्मर्स हैं जालौन के, और आप सबके कंधे पर एक एक गांव में प्राकृतिक खेती कराने का जुम्मा है। आप लीडर हैं 50 लोगों के, और मैं क्या कहता हूं, आपको लीडर बनना है पूरे गांव का। 50 लोगों को बीच में मत करिए, क्योंकि और लोग क्या कहेंगे कि यार इन्होंने 50 चैंपियन फार्मर ने, देखो इन्हें तो अपना भी हित हो गया और 50 लोग अपने अपने राजनीतिक पाला खिंच गया। कल को आप चुनाव लड़ना चाहोगे तो नहीं जीत पाओगे। इसलिए हमें पूरे गांव को प्राकृतिक खेती सिखानी है। सरकारी योजना अलग हो सकती है, प्राकृतिक खेती करना तो सबकी ज़रूरत है। हर व्यक्ति को प्राकृतिक खेती करनी है। तो प्राकृतिक खेती में जैसा कि मैं बताता हूँ आपको, मुझे ज़रा वो कलम लाओ। प्राकृतिक खेती आज की तारीख में आप सब लोगों को बताया गया। जैसे ही प्राकृतिक खेती का नाम आएगा ना, प्राकृतिक खेती का नाम सुनते ही ये जीवामृत आ जाता है। अब यहाँ भी एक गड़बड़ है। प्राकृतिक खेती का मतलब, अगर देश के किसानों को केवल इतनी समझ आ रही कि प्राकृतिक खेती का मतलब है जीवामृत, तो फिर प्राकृतिक खेती कभी आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो प्राकृतिक खेती में जीवामृत एक निवेश है, प्राकृतिक खेती का एक छोटा सा भाग है, बहुत जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो जब प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो देखिए प्राकृतिक खेती में क्या आता है। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति, प्राकृतिक खेती का मतलब है संपूर्ण प्रकृति। और संपूर्ण प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति में क्या है? तो देखिए प्रकृति में क्या है। नंबर 1 तो आपकी भूमि है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो जड़ जगत की 5 इकाइयां, जड़ जगत में क्या है? धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, सूर्य। इन्हीं की अनुकंपा से आपके खेत में फसल खड़ी है, फसल बोई जमीन पर है, सींची पानी से है, पाला जलवायु ने है, बढ़ी आकाश में है, भोजन सूर्य की रोशनी से बनाया है। आप इस मुगालते में मत रहिए कि मैंने यूरिया डीएपी डाला है ना। तुमने तो 1-2% गलत काम किया है। अभी भी 95% तो कुदरत का खेल चल रहा है, और जो आप 5% कुछ किए हो वो भी गंदा किए हो। इसी रासायनिक खेती के दुष्परिणाम है कि जमीन की उर्वरता, इस भूमि में इसकी उर्वरता कमज़ोर हो गई। इस जमीन के ऊपर ये धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि ने मिल करके 84 लाख योनियों की रचना की। ये प्रकृति है, पंचमहाभूत और 84 लाख योनियां। क्योंकि प्रकृति की इसी व्यवस्था में, प्रकृति के इसी वैभव में मैं भी हूं। 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य की भी है, और मनुष्य ज्ञानावतार का प्राणी है, ज्ञान का अवतार है, परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। तो जब प्राकृतिक खेती का विषय आएगा तो जान लीजिएगा, मनुष्य इस प्रकृति रूपी बगिया का माली है, और उसको माली की हैसियत से यहाँ जीना है। जैसे मैं माली बनने की कोशिश कर लूँगा तो प्राकृतिक खेती मुझे समझ में आ जाएगी, और अगर मैं हल्के में लेता हूँ तो प्राकृतिक खेती समझ में नहीं आएगी। अब बात जीवामृत की।
जीवामृत की बातें आपको जितनी भी सुनी हैं या कानों में कहीं से पढ़ी हैं या आपने पढ़ी हैं, उस विधा से जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, मेरी जाने कितने लोगों से बात होती है और आपने भी अनुभव किया होगा कि जीवामृत है क्या चीज़। तो देखिए आप, ये जो आपकी ज़मीन है, पिछले 40-50 साल की रासायनिक खेती में, अभी तक मैं रासायनिक खेती कर रहा था, दीमक लग गई तो क्लोरोपाइरीफास डालेंगे, सफ़ेद गिडार लग गई तो फ्यूराडान डालेंगे, फिर कभी थिमेट्रेंजी डालेंगे, फोरेट्रेंजी डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे। तो जिस खेत में दीमक को मारने के लिए आपने क्लोरोपाइरीफास डाली, तो उस क्षण दीमक भी मरी, केंचुआ भी मरा और लाखों प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीव भी मरे। ये भूमि खराब हो गई, ये भूमि, और भूमि के ऊपर जो जैव विविधता थी, बायोडाइवर्सिटी, 84 लाख योनियों के जीव जंतु थे, वो भी नष्ट हो गए। आप मारते रहे तितली, अरे वो इल्ली मरती रही, तितली मारते रहे, माहू मरती रही, मधुमक्खी मारते रहे, दीमक मरता रहा, केचुआ, चिड़िया मर गई, मेढक मर गई, सब कुछ मर गया। और जिनको मैं मारने का प्रयास करता तो उनमें से कोई नहीं मरा। कोई मरा हो तो बताओ। इल्ली आज भी है, माहू आज भी है, सफ़ेद गिडार आज भी है, दीमक आज भी है, लेकिन हम इनको पिछले 40 सालों से 30 सालों से हर साल मारने का प्रयास कर रहे हैं। और इस खेती में हमारी लागत बढ़ रही है, ज़मीन की वैल्यूएशन घट रही है, हमारी बायोडाइवर्सिटी ख़राब हो रही है, और ये रसायनों के अंश मेरे भोजन पानी हवा में मिल कर के मुझे भी अस्पताल की शरण में ले जा रहे हैं। तो किसान की आमदनी कम हो गई है, परेशानियां बढ़ गई हैं। इसलिए विषय है कि अब किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर लौटना पड़ेगा। ठीक है, लौटने में क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट करना है जीवामृत से। अब जो आपने सुना है उसकी कहानी आप अपने तक रखिएगा, मैं जो सुनाने जा रहा हूँ। जो ज़मीन के, मेरी ज़मीन के जीवाणु नष्ट हो गए, वो नष्ट इसलिए हो गए, खेत की मेड़ के पेड़ काटे तो टेम्परेचर से नष्ट हुए, या पेस्टिसाइड डाला उससे नष्ट हुए। लेकिन जंगल जाएंगे जब आप, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुम्हलाए, रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। जब हम जंगल जाएंगे तो जंगल में राम की माया आज भी सलामत है। तो वहाँ की मिट्टी में वो सारे जीवाणु हैं जो आपके खेत से नष्ट हो गए। तो हमें जंगल से मिट्टी लानी है। और जंगल में कौन सा प्लेस? जंगल में वो स्थान जहाँ पर बाग बगीचों की, पेड़ों की पत्तियाँ, फल गिरते हैं, सड़ते हैं, वहीं एकत्र हैं, बह करके कहीं नहीं गए, क्योंकि जीवाणु सबसे ज़्यादा वहीं मिलने हैं। ऐसे स्थान की मिट्टी लानी है। ये आपके सामने मिट्टी है, ये ऐसे ही जंगल की मिट्टी है। अब हमको लानी है 5 किलो। बड़ा ज़मींदार है, 20-25 एकड़ ज़मीन है तो ले आए 10 किलो, 2-3 एकड़ ज़मीन है तो ले आए 2 किलो। इसका कोई सेट फार्मूला नहीं, आपको 5 ही किलो लानी है। क्यों? हम 2 एकड़ के किसान हैं, हमारा 2 किलो में काम चल जाएगा, क्योंकि जीवामृत कम चाहिए। अब कोई 20 एकड़ का किसान है तो उसको जीवामृत ज़्यादा चाहिए, वो 10 किलो लाए। तो ये जो अभी सिखाया जाता है ना, 1 किलो आटा, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, यानी देश के हर किसान को 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़। कोई 50 एकड़ का किसान है, कोई 1 एकड़ का किसान है। तो ये हमें समझना है क्या, कि हमें कितनी ज़मीन है उसके अनुसार प्लान करना है। तो हम अपनी भूमि कितनी है, भूमि का क्षेत्र कितना है, उसके अनुसार मैं प्लान करूंगा कि मुझे 200 लीटर का ड्रम लेना है, 100 लीटर का ड्रम लेना है, या 200 लीटर के 3 ड्रम लेने हैं।
ठीक है ना। चलिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट जीवामृत में क्या है कि हमारे खेत में जो भी जाने अनजाने सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए हैं, वो सूक्ष्म जीव वर्तमान में अगर कहीं हैं तो वो जंगल की मिट्टी में हैं। जंगल आपके गांव में हो सकता है, जंगल जंगल में हो सकता है, ये आपको तय करना है। ऐसे पेड़ जिनके फल आदमी नहीं खाता, गूलर का, पीपल का, पाकड़ का, बरगद का, जामुन का, जहाँ फल नेचुरली गिरते हैं, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा इसमें गुड़ डालना है, तो उस पेड़ के नीचे भी तो गुड़ होना चाहिए। तो जिनके फल गिरते हैं वो गुड़ की मिठास लिए हुए होते हैं, इसलिए वहाँ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे पेड़ जहाँ पर पेड़ों के फल गिरते हैं, उन फलों को कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं करता, चिड़िया खाएगी तो खाएगी, नहीं तो धरती खाएगी। ऐसी जगह से मिट्टी लाना है, 5 किलो, 2 किलो, 10 किलो, जितना आपका प्लान हो। अब ये मिट्टी हम लाए और इस ड्रम में मैंने ये डाल दी। अब ये मान लो 100 लीटर का ड्रम, इसमें मैंने 80 लीटर पानी भर दिया। पानी अभी नहीं भर रहा हूँ, पानी आपको भरना है क्योंकि मैं यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये मिट्टी डाली और 100 लीटर पानी 80 लीटर भर दिया। अब ये अगर 100 लीटर का ड्रम है तो मैं 2.5 किलो मिट्टी डाला हूँ, अगर 200 लीटर का ड्रम होता तो 5 किलो मिट्टी डालता। तो जितनी मिट्टी डाला हूँ उतनी ही मात्रा में ये गुड़ है, ये गुड़ डालूंगा। गुड़ ना हो तो चीनी डाल सकते हैं। गुड़ बाज़ार से अच्छा नहीं लाना कि अच्छी क्वालिटी का हो गुड़, माने गुड़ खराब हो चुका तो भी खाएगा बैक्टीरिया। तो ये हम इसमें गुड़ डालेंगे। फिर लोगों ने कहा बेसन डालना, मैं कह रहा हूँ बेसन की पहचान बैक्टीरिया को नहीं कि बेसन है कि आटा है, वो ये भी नहीं जानता मक्के का आटा है कि बाजरे का आटा है। बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट चाहिए और आटे के रूप में तो अभी खाएगा ही नहीं। ये आटा भी जब इसमें 10, 15, 20 दिन पड़ा रहेगा और इसको गुड़ के साथ फर्मेंटेशन होगा, कुछ माइक्रोब्स बढ़ेंगे, उनसे रसायन निकलेंगे, तब ये आटा टूटेगा और नैनो पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट होगा तब ये बैक्टीरिया का भोजन बनेगा। तो गुड़ तो अभी मैं डालूंगा और अभी ये घुल जाएगा। जो चीज़ पानी में सॉल्युबल हो जाएगी बैक्टीरिया वही चीज़ लेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास मुंह नहीं होता कि कोई कहे बैक्टीरिया क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा। पानी में जो भी चीज़ सॉल्युबल फॉर्म में आएगी बैक्टीरिया के स्किन के माध्यम से सब अंदर, जैसे किशमिश फूल जाती है, दूध में डालो तो फूलेगी, दारू में डालो तो फूलेगी, पानी में डालो तो फूलेगी, उसका तो किशमिश का काम है फूलना। और अंगूर आप चीनी में डालोगे तो सिकुड़ेगा, आटे में डालोगे तो सिकुड़ेगा। तो बैक्टीरिया को ये बंदिश नहीं कि गुड़ खाएगा कि चीनी खाएगा, बस वो चीज़ खाएगा जो पानी में सॉल्युबल हो गई है। तो गुड़ तो तुरंत सॉल्युबल होगा, बैक्टीरिया का भोजन तुरंत बनेगा। आटा 10, 15, 20 दिन के बाद बैक्टीरिया के शरीर में जाने लायक बनेगा। अभी जो कहते हैं 72 घंटे में ये जीवामृत बन जाता है, तो भैया बेसन 72 घंटे में तो जीवाणुओं के अभी किसी काम का ही नहीं था। तो उसका काम क्या हुआ? कुछ नहीं, जीरो। वहाँ केवल गुड़ ने अपना फंक्शन रोल प्ले किया है, बेसन ने कोई रोल अभी प्ले नहीं किया। तो आपने इसमें गुड़ डाला और आटा डाला, डंडे से हर रोज एक बार, सुबह, दोपहर, शाम, जब आपकी मर्जी हो। आपने तय कर लिया कि शाम को हिलाना है, शाम को इसमें 2-3 मिनट मैं इसको हिलाऊंगा। अब देखिए, ये जो मैं मिट्टी लाया था, आप क्या समझते हो इसमें सारे के सारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स होंगे? जंगल में तो परमात्मा की नेगेटिव पॉजिटिव सारी माया है ना, वहाँ नेगेटिव पैथोजन भी थे और पॉजिटिव भी थे। लेकिन हाँ, जंगल में व्यवस्था है कि लाभदायक जीवाणु ज़्यादा हैं और हानिकारक कम है, तभी लाभदायक हानिकारक पर अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं। वहाँ सेना लाभदायक जीवाणुओं की ज़्यादा होती, हानिकारक की कम होती है। लेकिन यहाँ चूँकि मैंने ये मिट्टी डाली है जंगल की, तो ये गुड़ और आटा दोनों का भोजन है, वो भी खाएंगे।
दोनों मल्टीप्लाई होंगे। बेनिफिशियल ज़्यादा की संख्या में तो ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ेगी, नेगेटिव कम है तो कम संख्या बढ़ेगी। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको हिलाते रहेंगे 15 दिन तक, और ये मान लेंगे 15 दिन के बाद कि यार ऐसा तो नहीं है कि मिट्टी में जो जीवाणु थे, जो मैंने 5 किलो गुड़ 5 किलो आटा डाला था, ऐसा तो नहीं है कहीं ये ख़त्म हो गया, अब इनके लिए भोजन ना हो। एक हाइपोथेटिकली मैं मान रहा हूँ कि शायद भोजन कम पड़ गया हो, तो क्या करूँगा, 3 किलो गुड़ और 3 किलो आटा इसमें फिर डाल दूँगा। अभी फिर हिलाता रहूँगा 15 दिन बाद, अभी फिर हिलाता रहूँगा। जैसे ये 10 दिन और बीत जाए तो 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा फिर डालिए और फिर हिलाना बंद कर दीजिए। हिलाना इसलिए कह रहा हूँ बंद कर दीजिए, 5 दिन के लिए हिलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी इसमें जो निगेटिव माइक्रोब भी डेवलप हो रहे थे, जब मैं चला देता था तो पानी में मिल जाते थे। निगेटिव बैक्टीरिया की, निगेटिव जितने भी पैथोजिन है, उनकी एक कहानी है कि हमेशा सरफेस पर रहते हैं। तो जब मैंने हिलाना बंद कर दिया तो 5 दिन के बाद क्या देखेंगे, 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद को आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि इस ड्रम के ऊपर एक, जैसे दूध को गर्म करके रख देते तो एक मलाई सी जमती है वाइट कलर की, इस ड्रम में एक ब्लैक कलर की संरचना का निर्माण होगा। आप उंगली से छू के देखेंगे तो लगेगा स्पंजी स्पंजी है। वो सारी ब्लैक कलर की जो एक लेयर है, वो सारे के सारे निगेटिव पैथोजिन डेवलप हो गए हैं, उनको छलनी से निकालेंगे और बाहर फेंक देंगे। फिर अंदर आपको पीला पीला द्रव्य मिलेगा, पीले कलर का। फिर हिलाना शुरू कर देंगे और ये क्रिया 2 महीना 2.5 महीना तक चलेगी। समझ लीजिए बात, ये क्रिया 2-2.5 महीने तक चलेगी। 2-2.5 महीने के बाद जब इसमें आप बीच बीच में हाथ डालते रहिए, थोड़ा सा उस लिक्विड को टच करिए, स्मेल देखिए कैसी आई। स्मेल खराब आई, आप हाथ धुलेंगे स्वाभाविक रूप से, साबुन से हाथ धुलिए। साबुन से हाथ धुलने के बाद देखा स्मेल चली गई, लगभग 90% चली गई, तो मान लीजिए अभी तैयार नहीं हुआ। कुछ दिन बाद, जो मैंने कहा 2-2.5 महीने के बाद क्या होगा, इसमें आप हाथ डालेंगे और स्मेल लेंगे, साबुन से हाथ धुलेंगे, फिर स्मेल लेंगे तो लगेगा 90% स्मेल अभी है। अरे बाप रे बाप, बहुत तीक्ष्ण गंध है साबुन से धुलने के बावजूद। एक बार फिर ज़रा धुलिए साबुन से हाथ, फिर सूंघिए, अभी भी 70% है। एक बार फिर साबुन से हाथ धुलिए, फिर सूंघिए, अभी भी 50% है। जब आपको लगे ये स्मेल जाने वाली नहीं है जल्दी से, तो समझ लीजिए ये जीवामृत मेरा बन गया। अब क्या करना है, अगर ये 100 लीटर का ड्रम है तो हमको ये 5 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। अगर 100 लीटर का ड्रम है तो हम इस जीवामृत से 5 एकड़ ज़मीन की खेती करेंगे। अगर 200 लीटर का ये ड्रम है तो हम इससे 10 एकड़ की खेती करेंगे। और करना क्या खेती में, इससे आप 20 लीटर जीवामृत निकालेंगे। एक गोबर लेंगे, 1 कुंटल सूखा हुआ गोबर लेंगे और इसमें जीवामृत का छिड़काव करेंगे, हाथ से या फावड़े से मिला देंगे और इसको ले जाएंगे 1 एकड़ ज़मीन में। जैसे यूरिया छींटते हो वैसे छींटोगे और जुताई कर देना, ज़मीन में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। तो 20 लीटर जीवामृत, 1 कुंटल सूखा हुआ गोबर, 1 एकड़ खेत में आपने वो सारे माइक्रोब, सारे सूक्ष्म जीव डाल दिए जो जाने अनजाने नष्ट हो गए थे। अब आपने अभी जो सुना है कि 72 घंटे के बाद घन जीवामृत बना लेना, फिर उसके और पानी डाल देना, फिर पहले सिंचाई के समय जो है 200 लीटर 1 एकड़ में पानी की नाली के साथ बहाना, फिर उसके बाद फिर जीवामृत बनाना, दूसरी सिंचाई करना, फिर नाली के साथ बहाना, फिर जीवामृत बनाना, 3 बार डालना। अब किसी किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है,
मैं व्यवहारिक चीज़ बता रहा हूँ। इस देश में जो जीवामृत नहीं बना रहे हैं लोग, सिर्फ इसलिए नहीं बना रहे हैं कि ये व्यवहारिक उनके साथ कठिनाई है। क्या? नंबर एक तो मैं कहता हूँ, जैसे अभी एक सज्जन ने पूछा कि क्यों साहब आप गौमूत्र गोबर नहीं बता रहे हो, तो आप यहाँ अपनी आंख लगाइए कि जंगल की मिट्टी में जीवाणु थे, मेरी ज़मीन में जीवाणु नहीं थे। ये जंगल के जीवाणु मुझे कोई ज़मीन में डालना है, और जीवाणुओं का भोजन क्या है? गुड़। आप आटा भी मत दीजिए, चलेगा। या गोबर और पेशाब का क्या काम था अभी? दूसरी चीज़, मान लो कोई कहता है नहीं है काम, सचान साहब पेशाब का और गोबर का बहुत बड़ा रोल है। चलो, हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि मुझे देश की 100% ज़मीन को रसायन मुक्त बनाना है, लेकिन मित्र देश में 14-15% लोगों के पास गाय बची है, 85% लोगों के पास नहीं है। तो इसका तो यही मतलब हुआ क्या कि केवल 14-15% लोग ये खेती करें और 85% लोग ना करें। क्यों? फिर अगली चीज़, जिसके पास गाय नहीं है उसको ये कहानी समझ में आती ही नहीं है। क्यों? वो सोचता है कि अगर जीवामृत में 100 लीटर के जीवामृत में 10 लीटर यूरिन लगेगी, तो यूरिन कहाँ से लाऊं, किससे मांगूं, किसकी गाय के नीचे खड़ा होकर के डब्बा लेके खड़ा हो जाऊं, कोई देगा कि नहीं देगा? अच्छा, मामला अगर 10 लीटर यूरिन से ही 5 एकड़ ज़मीन हो रही हो तो भी एक बार मैं प्रयास करूं। इसको तो 1 एकड़ में 3 ड्रम फैलाना है, 1 एकड़ में तो 30 लीटर यूरिन चाहिए, और मेरे पास तो 5 एकड़ ज़मीन है, तो हमको तो जो है 150 लीटर यूरिन चाहिए। दूसरी बात, ये ड्रम में अगर 5 एकड़ ज़मीन का किसान अगर खेत में जीवामृत बना के रख दे जहाँ वो रहता नहीं है, तो रात को कोई चोर आएगा, इसको फैलाएगा, ड्रम उठा के चला जाएगा। आप तो गए काम से। अगर वो घर में बनाता है तो हमको कोई बताए व्यवहारिक भाषा में कि 5 ड्रम जीवामृत खेत तक कैसे ले जाए। क्यों? यहाँ 85% लोगों के पास ना बैलगाड़ी है ना ट्रैक्टर है। 5 ड्रम जीवामृत अगर खेत में ले जाना है तो फिर ट्रैक्टर वाले को जुहारना है, फिर 1000 रुपया उसको ड्रम को पहुँचवाने का देना है, और ड्रम अकेले उठता नहीं है, 4 मजदूर लगाने हैं। इसलिए लोग कर नहीं रहे। ऑब्जेक्ट क्या था? मेरा उद्देश्य ये ऑब्जेक्ट नहीं था पेशाब और गोबर और गुड़ और ये। ऑब्जेक्ट केवल इतना है कि मेरे खेत में जो लाभदायक जीवाणु नष्ट हो गए हैं उनकी पुनर्स्थापना करनी है। आइडिया आप कोई भी लगा लो, जरूरी भी नहीं कि ऐसे जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करो। अगर आपके पास जंगल है, जंगल की मिट्टी पर्याप्त मात्रा में है और समय है, तो आप 50 किलो मिट्टी लाइए, और ड्रम भी मत खरीदिए। उस 50 किलो मिट्टी को 10 कुंटल गोबर की सूखी हुई अधसड़ी खाद में बिखेर दीजिए, और उसी में 4, 5, 10 किलो गुड़ घोल करके सीरा डाल दीजिए और गीले टाट से ढक करके रख दीजिए। ये भी तो जीवामृत ही बन रहा है। हमें तो जीवाणुओं का संवर्धन करना है, टेक्निक कोई भी हो, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है। अब डालने की बात आई, ये मैंने बता दिया केवल 10 लीटर जीवामृत, 20 लीटर जीवामृत 1 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। अब शंका जो है, शंका ये है कि साहब हम करते हैं लेकिन अपने 1 एकड़ में केवल करते हैं। हमने कहा 1 एकड़ में क्यों करते हो? बोले साहब 1 एकड़ में इसलिए करते हैं कि हमने इसको जब डाला तो हमारी उपज आधी रह गई, तो अपने लिए मैं करता हूँ, 9 एकड़ में नहीं करता। अपने खाने के लिए गेहूँ पैदा कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें उत्पादन गिरता है। मैं क्या कह रहा हूँ? उत्पादन नहीं गिरता। अगर आपने 1 एकड़ ज़मीन में मिट्टी की जांच कराए है ना, मिट्टी की जांच जब कराते हो तो एक रिपोर्ट में मिलता है जीवांश कार्बन।
कि आपकी ज़मीन में जीवांश कार्बन 0.2 है या 0.3 है, तो पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए, प्राकृतिक खेती का मूल नियम है कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार हमें खेती की प्लानिंग करना है। जब मेरी धरती माता की हैसियत कमज़ोर है तो मैं गेहूं बोने का संकल्प क्यों ले रहा हूं? तो ये खेत क्या कहता है कि बेटा तू इसमें मसूर बोले, अलसी बोले, चना बोले, ये तो मैं तुझे कुछ दे सकती हूँ क्योंकि मेरी सामर्थ्य। तो अगर आपका जीवांश कार्बन 0.2, 3 के आसपास है तो आप जान लीजिए प्राकृतिक खेती का पहला सूत्र कि धरती की हैसियत के हिसाब से फसल बोएंगे। तो अब आपने इसमें 20 लीटर जीवामृत डाला है घन जीवामृत के रूप में, और आप इसमें चना, मटर, मसूर, राई, अलसी कुछ भी बोले ना, और डीएपी बिल्कुल मत देना, पैदावार बिल्कुल नहीं घटेगी। कहाँ घटी पैदावार? लेकिन अगर इस ज़मीन में आप गेहूं बोना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, गेहूं को नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा है, गेहूं को नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा है, और ज़मीन में जो 0.3% जीवांश कार्बन है वो गेहूं को 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने की स्थिति में नहीं है। और आपको प्राकृतिक खेती करनी है, उत्पादन घटने ना पाए, तो यहाँ पर कैसे शुरू करेंगे? यहाँ भी आप जीवामृत डालेंगे, घन जीवामृत बना करके, डीएपी नहीं डालेंगे, पोटास नहीं डालेंगे, जिंक जैसा कोई पदार्थ नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ पहले पानी के समय यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जरूर करेंगे। तो अगर आपका पहले 10 कुंटल पैदावार होती थी इसमें, तो 100% जानिए अगर आपने यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की है तो 10 ही होगी, 10 ही कुंटल हो जाएगी। और क्या चाहिए आपको? और अगर बाई चांस किसी के खेत में जीवांश कार्बन 0.2 हुआ तो हो सकता है 10 की बजाय 8 हो जाए, तो चलेगा यार। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? प्राकृतिक खेती में उद्देश्य एक ही है कि पैदावार की चिंता कम करनी है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति को सुधारने की चिंता ज़्यादा करनी है, एक विषय। दूसरा, अब अगर आपकी खेत की मेड़ नहीं है प्राकृतिक खेती में, तो ये मेड़ मजबूत करनी है ताकि वर्षा का पानी रुके। खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं है तो खेत की पेड़ पर पेड़ जरूर लगाने। क्यों? क्योंकि अगर आपने रसायन डालने बंद कर दिए हैं तो रसायनों की वजह से ही जीवाणु नहीं मर रहे, लेकिन अप्रैल, मई, जून की गर्मी में जब खेत नंगा है, तो जब अखबार में, टीवी में आप सुनते हो कि आज का अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, उस समय ज़मीन का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, थर्मामीटर से नाप लेना। तो सॉइल में तो बैक्टीरिया मर गए। लेकिन और अगर ये नंगा ज़मीन है तो फिर आप हर साल यही जीवामृत की कहानी, जैसे यूरिया डीएपी की कहानी थी, वैसे ही आपके जीवन में ये जीवामृत की कहानी स्टार्ट हो गई नई। यूरिया डीएपी से फंद छूटा, लेकिन जीवामृत का फंदा गले में लटक गया। मैं क्या कहता हूँ कि जिस दिन 3-4 साल के बाद इसमें जामुन का, नीम का, पाकड़ का, पीपल का, बरगद का अगर 4, 5, 6 पेड़ आपकी खेतों की मेड़ों पर हो गए, तो देखिए आप, जहाँ जहाँ धूप पड़ेगी वहाँ के बैक्टीरिया मरेंगे, जहाँ छाया है वहाँ के बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे। गर्मियों के बाद बारिश आएगी, ये ज़मीन ठंडी होगी, और यहाँ जो माइक्रोब बचे थे वो मूवमेंट करके पूरे खेत में फैल जाएंगे। तो ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है कि अब आप 10 साल 20 साल जीवामृत डालो। हमने प्रकृति की व्यवस्था को समझ लिया और अब मैं प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करने के लिए आगे बढ़ गया। 3-4 साल में मैंने प्रकृति के वैभव को जैसा होना चाहिए था वैसे ही कर दिया। उसके बाद ये ड्रम और गुड़ और आटा का झंझट। नमस्कार।